आज बात करेंगे पाकिस्तान के उस सेठ की जिसको दुनिया स्मगलिंग का बादशाह कहा जाता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा गोल्ड किंग सेठ आबिद हुसैन। नाज़रीन, आज मैं आपको सेठ आबिद हुसैन के वो राज बताऊंगा जो शायद आप इससे पहले ना जानते हो। कहा जाता है कि जब अमेरिकी हुकूमत ने पाकिस्तान को जौहरी रीप्रोसेसिंग प्लांट्स की दरामद पर पाबंदी आयद की थी, तो ये सेठ आबिद ही थे जिन्होंने बहरी रास्ते के जरिए फ्रांस से पाकिस्तान तक एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट पहुंचाया था। इन्हें पाकिस्तान में गोल्ड बादशाह की हैसियत से भी जाना जाता है। इनका शुमार उन अमीर तरीन अफराद में भी किया जाता है जिनकी दौलत का इन्हिसार सोने की स्मगलिंग पर था। सेठ आबिद हुसैन कसूर के सरहदी इलाके में पैदा हुए और वहीं पले बढ़े, जहां उनके शेख हिंदुस्तान की तकसीम से पहले कोलकाता से चमड़े की तिजारत करते थे। सेठ आबिद हुसैन 1950 में उस वक्त कराची मुंतकिल हो गए जब उनके वालिद ने कराची के सराफा बाजार में सोने और चांदी का कारोबार शुरू किया। कुछ ऐसे माहिर जो दुबई से कराची सोने की स्मगलिंग करते थे, उनसे मुलाकात के बाद सेठ आबिद हुसैन ने सोने की स्मगलिंग की दुनिया में कदम रखा। 50 की दहाई के इख्तिताम तक उन्होंने एक माहिर कासिम भट्टी के साथ मिलकर पाकिस्तान में सोने की स्मगलिंग पर अपनी जारादारी कायम की। लंदन, दिल्ली और दुबई में अबूरी राब्तों के साथ सेठ आबिद 1950 से 1980 के दौरान इंडिया में सोने की स्मगलिंग पर इजारादारी खत्म कर चुके थे। सेठ आबिद ये तमाम तर सलाहियतें 1950 की दहाई के अव्वल और आखिर तक हासिल कर चुके थे, जब इनका स्मगलिंग का निजाम लंदन, दिल्ली और कराची में इंटेलिजेंस की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाने और पाकिस्तान इंडिया के माबाइन पंजाब के सरहदी इलाकों तक फैल चुका था। 1970 की दहाई में सेठ आबिद की स्मगलिंग की वसी कार्रवाइयों को जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत के दौरान कुछ रुकावटों का सामना भी रहा और इनके कुछ असासों पर कब्जा भी कर लिया गया। 1974 में लाहौर शहर में सेठ आबिद की रिहाइशगाह पर पुलिस के एक बड़े छापे में पाकिस्तानी करेंसी जिसकी मालियत तकरीबन 12.5 मिलियन थी बरामद हुई। इसके साथ 40 लाख मालियत का सोना, 20 लाख मालियत की स्विस घड़ियां भी कब्जे में ली गई। इस छापे में लाहौर पुलिस ने 3 गाड़ियां और दर्जन भर घोड़ों को भी अपनी तहवील में लिया, जिन्हें गैर कानूनी सामान की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वज़ीर आज़म भुट्टो ने सेठ आबिद इंटरनेशनल स्मगलिंग केस के लिए खसूसी ट्रिब्यूनल कायम किया। इस ट्रिब्यूनल ने दर्जनों गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए। जब मुतअद्दिद वार्निंग के बावजूद सेठ आबिद ट्रिब्यूनल के सामने पेश न हुए तो इन्हें गिरफ्तार कर लाने का ऑर्डर जारी किया गया। उसके बाद सेठ आबिद ने रज़ाकाराना तौर पर जनरल ज़ियाउल हक की फौजी हुकूमत के सामने हथियार डाल दिए और अपने जब्त असासों की वापसी के लिए बातचीत शुरू की। कराची में सेठ आबिद की रिहाइशगाह पर छापा मारा गया, जहां से बड़ी तादाद में गैर मुल्की करेंसी और सोने की ईंटें बरामद की गई। 1977 में जब कराची कोस्टल गार्ड को ये इतला मिली कि सेठ आबिद नॉर्थ नाजमाबाद में अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने आ रहे हैं, तो वहां भी छापा मारा गया, लेकिन उससे पहले ही सेठ आबिद वहां से फरार हो चुके थे। सेठ आबिद बैनुल अक़वामी स्मगलिंग केस पर 1985 और 86 में पाकिस्तान के पार्लियामेंट में बहस हुई और इसके बाद चौधरी निसार अली की सरबराही में कौमी असम्बली की खसूसी कमेटी SCNA ने इस केस की जिम्मेदारी उठाई। 1986 में पाकिस्तान सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 3100 तोले सोने की वापसी की इजाजत दी, जिसे 1958 में कस्टम हुक्काम ने कराची एयरपोर्ट पर सेठ आबिद से अपनी तहवील में लिया था। 1990 की दहाई तक वो लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर वसी प्रॉपर्टी रखने की वजह से शहर के सबसे ज्यादा वसाइल रखने वाले प्रॉपर्टी डेवलपर बनकर उभरे। वो कराची में भी कई जायदादों के मालिक थे। पनामा लीग में नाम आने के बाद उन्होंने अपने असासे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में मुंतकिल कर दिए। नाज़रीन, ये कहानी थी सेठ आबिद हुसैन की जिंदगी की, जो 1933 से शुरू होकर 8 जनवरी 2021 को अपने इख्तिताम तक पहुंची। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें।